Good morning, good afternoon, and good evening, my doctors community, my friends, brothers and sisters. डॉक्टर अनीला का सलाम हो आप सबको. Today I came here to teach you little about, but it is this slideshow is made by thorough study and according to the RCOG guidelines. सो आप लोग देखेंगे कि पीपीएच बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो टॉपिक है. स्पेशली एवरी अदर डे जो है हमारा इनकाउंटर होता है ऐसे केसेस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेटली भी, और हम इसको मैनेज भी कर लेते हैं. लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम उसको मैनेज करें स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल स्पेशली टू पास द एग्ज़ाम. तो ये मैं शेयर करूँगी वीडियो, और आप लोग जो है उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोग को फ़ायदा हासिल होगा. और अगेन, लव योर डॉक्टर कम्युनिटी, लव योर नेबर. जैसे खुदावंद ने कहा है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रख, इसी तरह अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख. तो हमें अपने डॉक्टर्स बहन भाइयों का, दोस्तों का ख्याल रखना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है उनका एग्ज़ाम पास करने में. और अगर हम टिप्स पे उनको पॉइंट्स जल्दी जल्दी बता दें तो क्या ही अच्छा हो. तो वैसे तो पीपीएच हम सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो बुक के अकॉर्डिंग टू बुक एंड प्रोटोकॉल जो एग्ज़ाम में मैनेजमेंट हमसे पूछी जाती है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं तो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. अक्सर वो आपको आपका केस जो है मल्टी ग्रेविडा अगर आपके पास आई होगी तो वो आपको पीपीएच पे एग्ज़ामिनर जो है वो पीपीएच के टॉपिक पे ले जाएंगी. ठीक है, उससे एनीमिया के टॉपिक पे ले जाएंगी. तो एनीमिया के लिए मैंने जो है सीबीसी की कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे जो है यूनिट्स के साथ पूछना है, ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ. आप लोग देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अनीला अख्तर के नाम से मेरा चैनल है, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो और हमेशा यूनिट्स के साथ बताना है और पीपीएच को भी आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है. ये आपका जो है टोक्स में भी आ सकता है स्टेशन. आपसे बी लंच जो है स्विचर कैसे लगाते हैं वो आ सकता है टोक्स का एक स्टेशन, और फिर वो उससे बी लंच से लेकर पूरे आपसे जो है सेम इसी तरह से क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे. तो एक दफ़ा हमें एक टॉपिक अगर अच्छी तरीके से और अच्छा बना हुआ नोट्स के साथ मिल जाए तो फिर हम उसको थ्योरी में भी यूज़ कर सकते हैं, टॉक्स में भी और वाइवा में भी, क्लिनिकल भी. तो ये बेस्ट हो जाएगा. एक ही दफ़ा एक जगह से पढ़ लें और वो ही आपके लिए तीनों चीज़ों में काम आएगा. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसकी डिफ़ाइन कैसे हम करेंगे कि टोटल ब्लड लॉस मोर देन 500 ml एट वजाइनल डिलीवरी एंड मोर देन 1000 ml एट सिजेरियन डिलीवरी सफ़र्स from the limitation of clinical estimation of blood loss during delivery. Average blood loss following the vaginal delivery, cesarean section and cesarean hysterectomy was estimated by Pritchard et al. to be, सबसे पहले जो है इन्होंने ये डिस्कवर किया था अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 and 1500 ml रिस्पेक्टिवली. उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है. ठीक है, अर्ली प्राइमरी पीपीएच, लेट और सेकेंडरी पीपीएच. तो सब जानते हैं कि विद इन 24 आवर्स एंड 24 आवर्स से लेके लेट और सेकेंडरी पीपीएच इफ़ दे अकर 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, 2 6 मंथ. ठीक है, तो वो सारा कहलाएगा सेकेंडरी पीपीएच. देन
सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर फ्लो चार्ट से जो है पढ़ें तो आपको ज़्यादा, ये शायद तस्वीर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, आई विल शो यू अगेन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 90% इटोनी होती है, सब जानते हैं। जेनाइटल ट्रैक्ट हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी यूट्राइन इन्वर्जन की वजह से, या कोगोलोपैथी। यही मेन कॉज हैं जो आपको बताने। फिर लेट पीपीएच के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कोगोलोपैथी हो सकती है और एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, सब इन्वल्जन ऑफ द इन्व्यूलेशन ऑफ द प्लेसेंटा बेड हो सकता है, या रिस्ट्रेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हो सकते हैं। और इसका एक और जो बेस्ट तरीका याद करने का, पाम कॉइन, आप शाजिया खटक में भी देख लीजिएगा कि पाम कॉइन के नाम से ये है। तो उसमें पी फॉर पॉलिप, ठीक है, ए फॉर एडिनोमायोसिस, ये सारी एब्रीवेशन आपको शाजिया खटक में पीपीएच के उसमें मिल जाएंगी। फिर उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है, डिलीवरी ऐसे करानी है कि जेनाइटल ट्रॉमा ना हो, जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, क्योंकि आफ्टर एटोनी ये भी बहुत अहम कॉज होता है। इसके अलावा हमें प्रोफाइलेक्टिकली यानी एक्टिव मैनेजमेंट करनी है तो बेस्ट हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर मल्टी पैरस है तो उसमें एक्टिव मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो यानी ऑक्सीटोसिन एजेंट देंगे 3rd स्टेज ऑफ लेबर पे, और जो है उसको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इन्वर्जन नहीं होगा। इस तरीके से प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो जाएगा। यूट्राइन एटोनी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, सिर्फ 4T हमने याद रखना, टोन ट्रॉमा, टिश्यू थ्रोम्बोसिस, ठीक है। फिर डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन एटोनी कैसे करेंगे हम, बाय प्रेजेंस ऑफ अ सॉफ्ट यूट्रस ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और वजाइनल ब्लीडिंग। ये हमने दो तरह से एग्जामिनेशन करना है, पर एब्डोमन और पेल्विक एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि एटोनी की वजह क्या है। देन द रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, risk factor if the uterus over distension may be due to the multiple gestation or fetal macrosomia or polyhydramnios, ऑक्सीटोसिन जो है उसका बेतहाशा यूज़ किया गया है, रैपिड और प्रोलॉन्ग लेबर इसमें भी हो सकता है, कोरियोएमेनाइटिस हो सकता है। कोरियोएमेनाइटिस याद रखना कि फीवर, टेंडरनेस और डिस्चार्ज ये सब इसके साइन हैं। कोरियोएमेनाइटिस, रैपिड पल्स, हाई पैरिटी, मायोमीटर, रिलैक्सिंग एजेंट्स, इफ़ अगर उसको पेशेंट को हमने मैग्नीशियम सल्फेट या एनेस्थेटिक्स एजेंट दिए, इससे भी जो है यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा और पीपीएच के चांस होंगे। नाइट्रोग्लिसरीन जो है उससे भी होते हैं। देन हाउ प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन एटोनी, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर विल प्रिवेंट द यूट्राइन यूट्रोटोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली अपॉन डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रिवेंट करना है। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग, जेंटल कॉर्ड ट्रैक्शन विद यूट्राइन contraction when the uterus is well contracted. Then this is the clinical finding in obstetric hemorrhage, इसमें हमने ब्लड वॉल्यूम जो है इफ़ द 500 to 1000 ml लॉस हुआ है तो इट मीन्स 10 to 15% ब्लड लॉस है। इफ़ 15,000 to 1500 ml है तो 15 to 25% है। If 1500 to 2000 है then 25 to 35% है। If 2000 to 300 ml है then 35 to 50% है। And blood pressure, if the blood loss between 10 to 15% then it is normal. साइन एंड सिम्टम विल बी पैल्पिटेशन, टैकिकार्डिया और डिजीनेस सी होगी पेशेंट को, लेकिन पेशेंट कंपनसेट कर लेती है इस ब्लड लॉस पे। सेकेंड रो में आ जाए, इफ़ द 15 to 25% यानी 1000 to 1500 ml हुआ है लॉस तो स्लाइड फॉल इन बीपी हो जाता है, हाइपोवोलीमिया में पेशेंट जा रही होती है।
तो 80 to 100% हो जाएगा। ठीक है। इफ़ एक्सक्यूज़ मी, सिम्टम्स एंड साइन हमें क्या मिलेंगे? वीकनेस, टैकिकार्डिया, स्वेटिंग, और ये डिग्री ऑफ शॉक माइल्ड होगा। अगेन इफ़ 25 to 35% ब्लड लॉस है तो मॉडरेट फॉल होगा बीपी में, 70 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। रेस्टलेसनेस होगी, पेशेंट को पेलर हो जाएगी और ओलिगोयूरिया हो जाएगा। तो ये मॉडरेट शॉक में चले जाएगी पेशेंट। और सीवियर शॉक में कब जाती है? व्हेन द ब्लड लॉस इज़ बिटवीन 35 to 50%। we will say it marked fall, 50 to 70 millimeter of mercury, BP will down and collapse, air hunger and anuria, बिल्कुल भी यूरिन नहीं होगा। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ शॉक हो जाएगी। इस चार्ट को गौर से देख लें। ठीक है। देन ट्रीटमेंट, फ़ौरन हमने क्या करना है? इमीडिएटली मसाज करना है, बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज एंड compression between a hand on the abdomen and a hand in the vagina. Medication, what medication we will use? We will use the oxytocin IV, 10 to 40 unit per liter, up to 500 ml in 10 minutes. IM or intramyometrial, whatever the condition is that time. In case of cesarean section, intramyometrial will help more. There are no contraindication to the use of oxytocin, but with methergine, while methergine is very good for the contraction of uterus, but methergine we cannot give in case of hypertension. Side effects of these medication like oxytocin is nausea, vomiting and water intoxication secondary to its antidiuretic effects, but it is rare. ये याद रखने के लिए लिखा है। फिर मेडिकेशन, उसके बाद मेथर्जिन की बारी आती है। IM देंगे, IV और इंट्रामायोमीट्रल भी दे सकते हैं, 0.2 मिलीग्राम एवरी 2 to 4 आवर्स। ठीक है। एक बार फिर जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, सही है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साइड इफ़ेक्ट मेथर्जिन के क्या हैं? इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन, सीजर्स, नोजिया, वोमिटिंग एंड पैल्पिटेशन। देन सपोर्टिव मेजर with adequate fluid resuscitation via 2 large bore IV. मोस्टली जो है हमारी RCOG गाइडलाइन में 14 गेज का लिखा हुआ है, लेकिन हम इतना तो यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम 18 या 16 का कैनुला करते हैं। तो अगर मल्टीपैरस पेशेंट हो तो उसके दोनों हैंड्स में IV कर ले तो अच्छा है। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट एज नीडेड, if there is moderate to severe, then we can give the blood replacement, so it would be safe. And anesthesia consultation in the event emerge laparotomy is necessary in case of uterine rupture or uterine inversion. if जो है और जो है सीवियर एटोनी अगर हो गई है तो फिर हमें क्या करना है? हमें एब्डोमेन ओपन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, लेप्रोटमी की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन केस सिजेरियन सेक्शन है वो तो हम उसी वक्त एनेस्थेटिस मौजूद होगा, लेकिन अगर जो है डिलीवरी है तो फिर हमें एनेस्थेटिस को कॉल करना होगा। देन जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा अगर हो गया है, इस वजह से है, मोस्टली ये 7% होता है पोस्टमार्टम हेमरेज में, तो उसको हमें रिपेयर करना है अगर जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हेमरेज, ब्राइट रेड ब्लड, लेसरेशन और हेमाटोमा, अनएक्सप्लेन्ड टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये है जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है। देन रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक वैक्यूम और फॉर्सेप्स, एपिजियोटमी अगर बहुत एक्सटेंडेड हो गई है, प्रेसिपिचियस डिलीवरी हो गई है, सडनली हो गई है, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, एंड देन इफ़ द फीटस इज़ मैक्रोसोमिक एंड इन केस ऑफ मल्टीपल गेस्टेशन तो हमें
जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा के चांस हो सकते हैं। Then bleeding from an episiotomy or perineal laceration is usually obvious and prompt ligature will control the bleeding. So हमें बहुत quickly जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करना है और आना चाहिए. Persistent bleeding with a contracted uterus, especially after oxytocin has been administered, is strongly suggestive of genital tract. इफ़ आपने अगर उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन दे दिया है लेकिन तब भी जो है ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो मोस्ट कॉमनली ये जेनाइटल ट्रैक्ट जो है ट्रॉमा की वजह से हो रहा है. तो हमें अच्छी तरह एग्जामिन करना है आफ्टर डिलीवरी. ठीक है. और अगर एक्सप्लोरेशन हमें नहीं जो है नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, हमें टेयर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम अगर अंडर एनेस्थीसिया कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. और इसके अलावा जो है ब्लीडिंग फ्रॉम एन एपिजियोटमी और पेरिनियल लैसरेशन जो है उसको हमने क्या किया है, जनरल एनेस्थीसिया के साथ साथ एपिड्यूरल भी दे सकते हैं अगर पेशेंट एपिड्यूरल डिलीवरी पे. ट्रीटमेंट क्या है कि फुल थिकनेस म्यूकोजल रिपेयर करना है हमें, बिगिनिंग अबव द अपेक्स. ये हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से जो है एपिजियोटमी के लिए स्टिचेस लेने. ठीक है. कंटिन्यूज इंटरलॉकिंग ऑब्जॉर्बेबल स्विचर जो है जर्नली यूज़ करते हैं. ये जो है आप पॉइंट याद रखिएगा, ये SBA में आ सकते हैं. ठीक है. अगर तो हम व्हेन स्विचरिंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूरिथ्रा इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर इज़ एडवाइजेबल. अगर यूरिथ्रल इंजरी है तो कैथेटर ज़रूर जो है उसको करना है. ये आपके वाइवा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर नीड है तो दें. एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन. इफ़ द कॉज ऑफ PPH is retain placental tissue, then हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक कवर देके उसको जो है DNC करना है. ठीक है. उसको केयरफुली इंस्पेक्ट करना है और प्लेसेंटा को, और फिर देन उसको रिमूव करना है. और अगर पीसीज हैं तो उसकी DNC की भी ज़रूरत पड़ सकती है. रिस्क फैक्टर क्या हैं? अर्ली कॉर्ड ट्रैक्शन हो सकता है, प्लेसेंटल एक्रीटा या इनक्रीटा और परक्रीटा जो है ये इनमें से कुछ हो सकता है. ठीक है. और जो प्लेसेंटा एक्रीटा है वो 1 in अप्रॉक्सीमेटली 2500 या 7000 डिलीवरी में होता है. इन ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं, तो इसको आप रीसेंट फिगर देख लेना कि क्या है. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्रीवियस पोस्टपार्टम क्यूराइटिस अगर हो चुका हो, ये रिटेन प्लेसेंटा के बारे में हम कर रहे हैं. और अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, हिस्ट्रोटमी, प्लेसेंटा प्रीविया और हाई पैरिटी, पेशेंट की हिस्ट्री अगर है तो रिटेन प्लेसेंटा होने के चांस होते हैं. ट्रीटमेंट हमने फर्स्टली ट्राई करना है कि मैनुअल इंट्रायूट्राइन एक्सप्लोरेशन करना है, क्यूरेट करना है. ठीक है. और केयर करना है कि कहीं परफोरेशन ना हो जाए. तो अगर स्किल्ड और सीनियर आपके साथ हों तो ज़्यादा अच्छी बात है. इसके अलावा ट्रीटमेंट अगर तो इससे मसला हल नहीं हो रहा है तो हिस्टेरेक्टमी पे भी पेशेंट जा सकती है. इन केस ऑफ मोस्टली अगर प्लेसेंटा जो है नॉर्मली एडहेयर्ड है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर एक्रीटा परक्रीटा है तो हिस्टेरेक्टमी पे जा सकती है. ठीक है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमने जल्दी से क्या करनी, मैनुअली रिमूव करना और पैक कर देना है. ठीक है. उसको हम और ये कि उसको टेम्परेरी भी कर सकते हैं जब तक कि जो है सीनियर हेल्प ना आ जाए. ठीक है. अगर सर्जिकल थेरेपी की यानी कि अगर लेप्रोटमी की ज़रूरत पड़ गई तो मोस्टली मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के ज़्यादा चांस हो सकते हैं. अगर तो किसी को कोगुलोपैथी है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या थ्रोम्बोसिस है, या कोगुलोपैथी है, कोई भी मसला है, तो उनमें ज़्यादा चांस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हेरिडिटी कोगुलोपैथीज़ में हीमोफीलिया आ जाएगा, एक्वायर्ड में आ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेल्प सिंड्रोम, DIC, ये सब जो है कंडीशन हमें पढ़ के हमें काफ़ी इनके बारे में नॉलेज होती है. तो इन सब के वजह से जो है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है. अगर कोई और कॉज नहीं मिल रहा होता, अक्सर आपको वाइवा में इस पे फंसा देते हैं और उस वक्त जहन से ही निकल जाता है. इसलिए पाम कॉइन जो है उसको बड़ी अच्छी तरह याद रखना कि कोगुलोपैथी
और थ्रोम्बोसिस भी वन ऑफ द मोस्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट कॉज है पीपीएच का, तो इसको याद रखना है। अक्सर आप सारे कॉजेज़ बता देते हैं लेकिन यहाँ आप फंस जाते हैं। यूट्राइन इन्वर्जन भी अगर जो है डिलीवरी जो है फोर्सफुली प्लेसेंटा जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की गई हो तो मोस्टली उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यूट्राइन फंडस जो है वो मिलेगा यानी मिस होगा, और जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन में डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। इन्वर्जन के लेवल यहाँ है 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि अगर फंडस में भी इन्वर्टेड हो सकता है सर्विक्स तक, बिलो द सर्विक्स अगर हो तो लेवल 2 कहलाएगा, बट विद इन द वजाइना। अगर लेवल 3 है तो आउटसाइड द वजाइना। इफ़ द लेवल इज़ 4 द यूट्रस एंड वजाइना में बोथ बी फाउंड आउटसाइड। रिस्क फैक्टर क्या है यूट्राइन इन्वर्जन के? फीटल मैक्रोसोमिया, फंडल प्लेसेंटेशन। ठीक है, फंडल अगर हमने वो दिया है यूज़ ऑफ ऑक्सी